एक समय की बात है, गोगोरो गांव में एक निषिद्ध नदी थी जिसे गांव वालों ने छोड़ दिया था। एक बुरी जलपरी की कहानियां कई पीढ़ियों से सुनाई जा रही थीं। गांव वालों, खासकर पुरुषों को नदी से सावधान रहने और वहां कभी न जाने के लिए कहा गया। गांव के बुजुर्गों ने गांव के लोगों से कहा कि जो भी व्यक्ति गांव में जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। और गांव के सभी लोग नदी से डरते थे और उसे टालते थे, सिवाय एक आदमी के जिसका नाम सेगुन था। वह एक बहादुर और निडर आदमी था जिसे गांव वालों ने कहा, और वह अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय की शुरुआत से ही चुपके चुपके निषिद्ध नदी में मछली पकड़ने जाता रहा था। बाजार का दिन अगले सुबह था और सेगुन बेपरवाह होकर, जैसे वह हमेशा अपने मछली पकड़ने के जाल को पैक करता था, निषिद्ध नदी की ओर चला गया। जैसे ही उसने मछली पकड़ना शुरू किया, उसके मछली पकड़ने के कांटे ने कुछ बहुत भारी पकड़ लिया। सेगुन बहुत उत्साहित था और जैसे ही उसने ऊपर खींचा, पानी की सतह पीली और चमकीली होने लगी। उसे नहीं पता था कि वह क्या खींच रहा है, लेकिन वह सतह पर खींचता रहा। सेगुन चौंक गया जब उसने देखा कि एक चमकती जल परी उसके मछली पकड़ने के जाल में बेहोशी की हालत में फंसी हुई है, जबकि वह उसे नदी की ओर खींच रहा था, उसकी शरीर का अध्ययन करते हुए। जल परी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और सेगुन को अपने साथ गहरे नदी में खींच लिया, और कुछ ही सेकंड में वह एक गुफा में था जिसमें उथला पानी और हवा का स्थान था। इन सभी सदियों के बाद मैंने आखिरकार एक आदमी पाया है, सुनहरी जलपरी ने कहा, जबकि वह सेगुन के करीब आई, उसके शरीर को सहलाते हुए। सेगुन ने जलपरी से उसे जाने देने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं तुम्हें अपना पति बना दूंगी, जलपरी ने कहा, और हर रात वह सेगुन के साथ सोती थी। एक दिन जब जलपरी आसपास नहीं थी, सेगुन ने गुफा से तैरकर बाहर निकलने की कोशिश की, और जब वह सतह पर पहुंचने में सफल हुआ तो वह कमजोर होकर गांव की ओर दौड़ा। सभी लोग सेगुन को देखकर हैरान थे, जो महीनों से गायब था। जब वह वापस आया तो उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि सुनहरी जलपरी ने उसके साथ क्या किया। कुछ दिनों बाद जब सेगुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, सुनहरी जलपरी पहले से ही गर्भवती थी और उसे सेगुन की जरूरत थी जब वह जन्म देना चाहती थी। सुनहरी जलपरी फिर नदी के किनारे तैर गई और एक गाना गाने लगी जो सेगुन तक पहुंच गया जहां वह था। गाने ने नदी में खींच लिया और सेगुन के साथ उसने एक लड़की को जन्म दिया। एक गांव वाले ने देखा कि सेगुन रहस्यमय तरीके से खींचा जा रहा है, और उसने दूसरे गांव वालों को बताया, जिन्होंने देखा कि सेगुन फिर से गायब है, और वे सभी निषिद्ध नदी की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सेगुन के साथ सुनहरी जलपरी को देखा और वे जलपरी की ओर दौड़े और उसे चाकू मार दिया। सेगुन चिल्ला रहा था, उन्हें रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन गांव वालों ने पहले ही सुनहरी जलपरी को मार डाला। सेगुन के हाथों में बच्चा जोर से रो रहा था। गांव वालों ने मांग की कि जलपरी के बच्चे को भी मार दिया जाए। सेगुन ने बच्चे को देने से मना कर दिया और गांव वाले अभी भी जोर देते रहे। फिर वह भागने में सफल हुआ और सेगुन अपने हाथों में अपने बच्चे के साथ गांव से भाग गया। सेगुन एक और गांव में गया जहां उसने अपनी बेटी की मदद के लिए टायरलेसली काम किया, और उसने उसका नाम दामारी रखा, जिसका मतलब है माँ की मौत। दामारी एक मजबूत सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई, अपने अतीत से अनजान। सेगुन ने उसे केवल यह बताया कि उसकी माँ का जन्म के समय निधन हो गया था। एक विश्वासपूर्ण सुबह जब डामारी एक पहाड़ी से नीचे चल रही थी, उसने दूर से ढोल और उत्सव की अजीब आवाज सुनी। यह उसके लिए किसी कारण से बहुत नया, अजीब और आकर्षक लग रहा था, इसलिए उसने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। उसने आवाज का पीछा किया और एक बहुत बड़े नदी के पास पहुंची, जहां उसने कुछ गांव वालों को तैरते हुए देखा। डामारी अब ढोल और उत्सव की आवाज को और भी तेज सुन सकती थी, लेकिन उसे जश्न मनाते हुए लोगों का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह पानी में गई और तैरने लगी। अचानक आवाज और गीत तेज और स्पष्ट हो गए। ये पानी के नीचे से था। डामारी हैरान थी और उसने नदी के चारों ओर तैरते हुए गांव वालों को देखा। शाम शुभ हो दोस्तों, क्या तुम नीचे से गाना सुन सकते हो? लेकिन वे केवल उसे व्यंग्यात्मक नजरों से देख रहे थे। एक लड़की जिसका नाम मबारो था उसकी ओर तैरने लगी। नमस्ते, तुम किस आवाज की बात कर रही हो? उसने डामारी से पूछा, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। मैं पानी के नीचे से कुछ संगीत सुन रही हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम इसे नहीं सुन सकते। ये बहुत बुरा लग रहा है। डामारी अपनी बात खत्म करने से पहले मबारो अचानक गायब हो गई, अद्भुत गति से पानी के नीचे चली गई। डामारी हैरान होकर जल्दी से उनका पीछा करने लगी। जब डामारी नीचे तैर रही थी, उसने दो बड़े मरमेन को देखा जो मबारो को खींच रहे थे, जो पानी में घुट रही थी और सांस ले रही थी। डामारी ने उनके पीछे तेजी से तैरना शुरू किया, और कुछ मिनट तक तैरने के बाद मरमेन ने मुड़कर उसे हैरानी और अविश्वास से देखा। उसने आखिरकार देखा कि ढोल की आवाज कहां से आ रही थी। एक शक्तिशाली जलपरी और जल पुरुषों का साम्राज्य एक उत्सव मना रहा था। ढोल बजा रहे थे और नाच रहे थे। जब मेपिपो ने अजीब लड़की को उनकी ओर तैरते हुए देखा जो उनके योद्धाओं का पीछा कर रही थी, तो वे जल्दी से उसकी ओर तैरने लगे और उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे उत्सव के सामने लाया और एक बहुत बड़ी जलपरी जो दो पूंछ वाली थी उसके पास साहस से तैरने लगी। तुम कौन हो?
और तुम हमारे साम्राज्य में कैसे आ गई? तभी डामारी ने पाया कि वह पानी के नीचे सांस ले रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने बस अपहरणकर्ता मरमेन का पीछा किया, उसने जवाब दिया, और यह मेपिपो को और भी हैरान कर दिया। वह पानी के नीचे बोल सकती है। असंभव, उन्होंने आपस में बड़बड़ाया। फिर 2 पंच वाला मरमेन उसकी ओर तैरने लगा। तुम एक अभिशाप हो और हमें अभिशाप पसंद नहीं है, उसने जल लोगों मुड़कर चिल्लाया। देवताओं ने हमें आज 2 बलिदानों से धन्य किया है। एक लड़की नहीं होगी, हम आमतौर पर देखते हैं। और सभी जल लोग खुशी से चिल्लाए। उन्होंने डामारी को बांध दिया और उसे बेहोश मबारों के साथ रख दिया और दोनों को नदी के साम्राज्य के केंद्र की ओर खींच लिया, जहां एक विशाल मछली तेज दांतों के साथ अपने मुंह खोले सो रही थी। तुम हमारे देवताओं के लिए स्वादिष्ट बनोगी, 2 पंच वाला मरमेन चिल्लाया, और उन्होंने डामारी और मबारों को मछली के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही मछली ने दोनों को निगल लिया, डामारी की त्वचा एक मछली के दांत से टकराई और यह उसकी त्वचा को चीर दिया। जैसे ही डामारी और मबारो मछली के पेट में पहुंचे, उसका खून मछली के पेट में गिर गया। मछली ने एक बेहद तेज चीख मारी जो तुरंत मबारो को जगा दिया और वह मरे से दूर तैरने लगा। लोग, यह जल लोगों के लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि मछली उस स्थान से सदियों से नहीं हिली थी। महान मछली पानी में जोरदार तरीके से तैर रही थी, क्योंकि यह एक जलपरी के खून का स्वाद लेना उसके नियमों के खिलाफ है। फिर भी वह नदी की ओर एक बेहद तेज शोर मचाते हुए दौड़ रही थी, और कुछ सेकंड बाद उसने बाहर थूक दिया। डामारी और मबारो को एक निर्जन जंगल के किनारे पर फेंक दिया गया। जब डामारी और मबारो किनारे पर उतरे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और वे एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए किनारे की ओर दौड़ पड़े। कुछ मिनटों बाद डामारी ने मबारो की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? तुम बेहोश थीं जब हम मेरे पीपल के साम्राज्य में थे। मबारो ने घबराहट में उसकी ओर देखा, अभी भी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी। मरमेड का साम्राज्य? तुम्हारा मतलब क्या है मरमेड्स? क्या हम अभी एक बहुत बड़े कैटफिश से बाहर आए? उसने पूछा, और डामारी ने सिर हिलाया। हमें इस जंगल को छोड़ना होगा और रात होने से पहले रहने के लिए एक गांव ढूंढना होगा, डामारी ने कहा, और वे दोनों जंगल में चले गए। वे घंटों तक चले, हर कोई डर के मारे एक दूसरे को पकड़े हुए। उन्होंने गाने गाए जब तक कि वे अंततः एक पैदल रास्ते पर नहीं पहुंच गए। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, गोगोरो गांव में आपका स्वागत है। डामारी और मबारो जल्दी से अंदर दौड़े और गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की, उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने दोनों को संदेह से देखा और उन्हें उस मरमेड की कहानी भी सुनाई जिसे उन्होंने सालों पहले मारा था। बुजुर्गों ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों को रात बिताने के लिए एक कमरा दिया। अगले दिन की सुबह मबारो और डामारी ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया, लेकिन पहले उन्हें नहाना होगा क्योंकि उनके शरीर पर अभी भी मछली की गंध थी। उन्होंने पानी के लिए चारों ओर पूछा और गांव वालों ने उन्हें नदी की ओर निर्देशित किया जहां डामारी का जन्म हुआ था। यह उसे नहीं पता था। वे दोनों अपने बर्तनों के साथ वहां गईं और जैसे ही डामारी का हाथ पानी को छुआ, वह एक सुनहरी मरमेड में बदल गई। मबारो उसे देखते हुए चिल्लाई और जल्द ही नदी में सभी लोग चिल्लाने लगे, मरमेड, ओह मरमेड, ओह। गांव के लोग सतर्क हो गए और डामारी अभी भी सदमे में थी, अपनी तराजुओं को देखते हुए। मबारो उसे अविश्वास में घूरती रही। जब गांव के लोग अपने तीरों के साथ आए तो उन्होंने डामारी पर तीर चलाए और मबारो उन्हें रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन तीर उसके हाथ में लग गया। डामारी जोर से चिल्लाई, मबारो को फर्श पर गिरते हुए देखते हुए। डामारी मबारो की ओर रेंग रही थी जब गोगोरो के गांव के लोग उसे और मबारो को गांव के केंद्र में ले गए। उन्होंने मबारो को डामारी के पास खून बहाते हुए रखा और उन्होंने उसे घेर लिया और गाना शुरू किया, हर मरमेड को मरना चाहिए। गोगोरो में हर मरमेड को मरना चाहिए। डामारी ने उनसे अपनी खून बहाती दोस्त की मदद करने की विनती की और उसने समझाया कि उसे नहीं पता था कि यह उसके साथ कैसे हुआ, बुजुर्गों को अपनी पिछली कहानी की याद दिलाते हुए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर उसके पास आया। तुम्हारी माँ कहाँ है? युवा लड़की डामारी ने उसे बताया कि उसकी माँ प्रसव के दौरान मर गई और उसके पिता ने उसे अकेले एक और गांव में पाला। क्या तुम्हारे पिता किसी मछुआरे हैं किसी तरह से? बुजुर्ग ने पूछा और डामारी ने पुष्टि में सिर हिलाया, उनसे अपनी खून बहाती दोस्त मबारो को बचाने की विनती करते हुए। फिर आदमी चिल्लाया, मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला, तुम इस दुष्ट मरमेड, तुम सेकंड राइट की बेटी हो जो अपने ही गांव के साथ धोखा देने वाला गद्दार है। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर डामारी रुक गई और उस आदमी की ओर देखा। आपने क्या कहा श्रीमान? आदमी, डामारी ने शांत गुस्से में कांपती आवाज में कहा, और आदमी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी माँ को कुल्हाड़ी से चाकू मारा था, मैं तुम्हें खत्म करने।
डामारी ने एक चीख मारी, इतनी तेज और शक्तिशाली कि सेगुन, जो पूरे गांव में डामारी की तलाश कर रहा था, ने इसे सुना। नदी के मरमेड लोगों ने सुना, यह तो हमारे में से एक है, दो पूंछ वाले राजा ने बड़बड़ाया। और अचानक डामारी और मबारो के चारों ओर से फर्श से पानी निकलने लगा, जो एक बड़ा बवंडर बना रहा। जब पानी की गरजती लहर उनके चारों ओर घेर लेती है, महान मछली अपने मुंह को खोलते हुए बाहर आई और दामारी ने मबारो को मछली के अंदर ले लिया और बवंडर ने गोरोरो गांव में सब कुछ नष्ट कर दिया, जबकि महान मछली तैरकर चली गई। दामारी ने मछली के पेट में मबारो की देखभाल की, जबकि महान मछली जलपरी के साम्राज्य की ओर वापस तैर रही थी। जब महान मछली आई तो सभी मर्द जलपरी और जलपरी मछलियों ने मछली के सामने इकट्ठा हो गए, जिसने अपना मुंह खोला जब दामारी तैरकर बाहर आई। वे सभी उसे मजे से देख रहे थे। वे आपस में कहने लगे, वह शाही रक्त की है। और फिर दो पूंछ वाला मर्द जलपरी फिर से तैरकर बाहर आया। तुम शाही हो, आप हमारे बीच स्वागत हैं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, उसने कहा। फिर दामारी ने घायल मबारो के बारे में बताया और जलपरियों को भेजा ताकि उसकी चोट देख सकें। फिर उन्होंने खोजें की ताकि पता लगा सकें दामारी के परिजन कौन थे, और पाया वह युद्ध रानी थी जिसे साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। दामारी ने उन्हें अपने बड़े होने की कहानी सुनाई। फिर सब कुछ स्पष्ट हो गया कि उसके अंदर भूमि और समुद्र दोनों का रक्त बह रहा था। दो पूंछ वाले मर्द जलपरी ने उसे कहा वह अपने पिता को बुलाए और बताएं वह ठीक है, लेकिन दामारी के पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं था, दामारी ने कहा, और सभी जलपरी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुमने कुछ मिनट पहले साम्राज्य में सभी को बुलाया। ये क्षमता रानियों के लिए भी दुर्लभ है, और अब तुम अपने पिता को नहीं बुला सकती, दो पूंछ वाले मर्द जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब भी तुम अपने दिल से एक धुन गुनगुनाते हो तो परिवार के बारे में तुम सोच रहे हो, वह तुम्हें सुनता है और आता है। यही तरीका है, और तुमने हमेशा ऐसा ही किया है, उसने कहा। एक जलपरी दामारी और दो पूंछ वाले मर्द जलपरी के पास आई बात कर रहे थे। मेरे राजा, घायल महिला और महान मछली को सतह पर इलाज की आवश्यकता होगी। हमारी दवा उसे स्थिर रख रही है, लेकिन वह हमारा खाना नहीं खा सकती। दो पूंछ वाली जलपरी ने दामारी को सिर हिलाया और वह महान मछली के अंदर गई ताकि मबारो को देख सके, जो अभी भी हो रही सभी घटनाओं को देखकर हैरान थी। ओह मेरे भगवान, तुम एक जलपरी हो, एक सुनहरी, मबारो ने कहा, दामारी की पूंछ को छूते हुए मुस्कुराया। मैं तुम्हें अब घर ले जा रहा हूँ, साथ ही मुझे अपने पिता से भी मिलना है। फिर दामारी ने गुनगुनाया और महान मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया, उन्हें सतह पर ले जाते हुए। सेगुन दूसरी ओर अपने पिछले गांव की ओर दौड़ा और देखा कि पूरा गांव नष्ट हो गया था, और कुछ सशस्त्र पुरुष जो अभी भी वहां थे ने उसे देखा और उसे वापस दौड़ाया। देखो तुम्हारी बेकार बेटी ने क्या किया है, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मर जाओगे, उन्होंने चिल्लाया जब सेगुन वापस दौड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। अचानक उसने एक परिचित गीत सुना जो उसे अपने नए गांव में नदी की ओर खींच रहा था। वहां उसने अपनी बेटी दामारी, मबारो और महान मछली से मुलाकात की। सेगुन दामारी की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। दामारी ने उसे सब कुछ बताया जो उसने उससे छुपाया था, और उसने उसे अपनी दोस्त मबारो और महान मछली दिखाई। दामारी ने अपने पिता सेगुन से कहा कि मबारो को एक क्लिनिक ले जाएं ताकि उसकी मदद हो सके, और उसे आश्वस्त किया कि वह जल्द ही वापस आएगी। जब सेगुन मबारो को उठाए हुए आगे बढ़ा, गुस्साए पुरुषों की एक भीड़ अचानक दामारी और महान मछली की ओर गुस्से में दौड़ी और दोनों जल्दी से नदी में वापस तैर गए। दामारी को यह नहीं पता था कि उसके पिता और मबारो पहले ही पकड़े जा चुके थे। गोगोरो गांव के सशस्त्र पुरुष अब नए गांव के साथ एक समझौते में थे। जब उन्होंने देखा कि डामारी ने उनके गांव के साथ क्या किया, तो वे डामारी और उसके पिता सेगोन को मारना चाहते थे। उन्होंने सेगोन को एक जेल में कैद कर लिया, और मबारो के ठीक होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे किनारे पर ले जाकर कहा कि वह मछली को बुलाए। डामारी और एमीआर लोगों को संदेश दें कि उनके पास डामारी का पिता है, उसे एमीआर लोगों के साथ बाहर आकर बचाना होगा। मबारो ने कहा उसे महान मछली को बुलाने का कुछ नहीं पता, लेकिन पुरुषों ने उसे पीटा जब तक कि मबारो दर्द में रोने लगी। महान मछली अचानक जलपरी के साम्राज्य में झटके से उभरी और सतह की ओर तेजी से तैरने लगी, जिससे सभी लोग, जिसमें दमारी भी शामिल थी, चौंक गए, क्योंकि कोई भी इंसान महान मछली के साथ जुड़ नहीं सकता। जब पुरुष अभी भी मबारो को पीट रहे थे, महान मछली पानी से कूदकर बाहर आई और पुरुषों को काटकर और धकेलकर दूर कर दिया, और उसने मबारो को निगल लिया और नदी के अंदर तैरकर वापस चला गया, जलपरी के साम्राज्य की ओर। जब यह पहुंची, दमारी को पता था कि मबारो अंदर है, और उसने मछली के अंदर तैरकर उससे मिलने का फैसला किया। मबारो, बुरी तरह से पीटा गया, ने दमारी को बताया कि क्या हो रहा है और वह युद्ध जो होने वाला है। दमारी गुस्से में थी और उसने चिल्लाते हुए अपना सिर पकड़ा, जिससे सभी मारे लोग मछली के करीब आ गए। वह बाहर तैरकर आई और उन्हें बताया कि जमीन पर पुरुषों ने उसके पिता को पकड़ लिया है और वे युद्ध चाहते हैं। कुछ मारे लोगों ने युद्ध के लिए सहमति में चिल्लाया, लेकिन दोनों कहानियों ने उन्हें दमारी की माँ, अराजकता और युद्ध की रानी की कहानियों की याद दिला दी, और दमारी को सलाह दी कि वह अगले दिन अकेले शांति से जाए और युद्ध को रोके। दमारी ने सहमति दी, और जब अगला दिन आया तो उसने तैयारी की और वह और मबारो महान मछली में सतह की ओर तैरने लगे।
जब वे सतह पर पहुंचे तो उन्होंने हजारों गुस्साए गांव के पुरुषों का सामना किया और वह आदमी जिसने उसकी मां को मारा सगुइन को अपने हाथों में पकड़े हुए उसे डरावनी नजरों से घूर रहा था। फिर उसने कहा, हमने तुमसे कहा था कि पूरे मछली के लोगों को लाओ, लेकिन तुम अकेले आए। तुमने हमारी बात नहीं मानी, एक कमजोर बच्चे और एक बेवकूफ मछली को लाकर। दमारी आगे तैर गई, उसकी पूंछ किनारे को छूते ही पैरों में बदल गई। मैं शांति के साथ आया हूँ सर, मुझे खेद है कि मैंने आपके गांव को बर्बाद कर दिया। मैं ही दोषी हूँ और मुझे ही सजा दी जानी चाहिए। दमारी ने कहा, सजा दो। उसने कहा, सजा दो, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी छोटे मछली, लेकिन चूंकि तुमने कहा सजा दो, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे पिता की गर्दन काटकर सजा दूंगा। उसने कहा और सघन की गर्दन काट दी और सघन फर्श पर गिर पड़ा, खून बहाते हुए, दमारी की आंखों में देखते हुए। दमारी ने अपने पिता को फर्श पर घुटते हुए देखा। उसकी सुनहरी आंखें चमकीली पीली थीं और उसने एक चीख निकाली जो पूरे नदी को हिला दिया। महान मछली ने उसके साथ गरजते हुए और उसकी चीख ने सभी मारे लोगों को नदी से बाहर खींच लिया। युद्ध छिड़ गया और दमारी उस आदमी की ओर दौड़ी जिसने उसके पिता को मारा। उसने उसे हिलने से रोकने के लिए पानी की एक दीवार का इस्तेमाल किया और उसकी ओर बढ़ी। उसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ा। तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मारकर सजा देनी चाहिए, मैंने पहले ही ऐसा कर दिया। मैं शायद तुम्हें एक और दर्दनाक मौत दूंगा। तुम्हें घुटन देना दया होगी, दमारी ने कहा जब उसने उसे महान मछली की ओर ले जाया जिसने उसका निचला शरीर निकाल लिया, खुशी खुशी उसे चबाते हुए। माबारो महान मछली से कूदकर उसके पीछे डरते हुए छिप गया जब कुछ लोग माबारो पर हमला करने आए। महान मछली ने जोरदार लड़ाई की, तीरों और भालों से चोटिल होते हुए। दमारी ने लड़ाई की, पुरुषों को मारते हुए, और जैसे ही उसने अपने मृत पिता को फर्श पर पड़ा देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। गांव के पुरुष तीर चलाते रहे और अधिक सैनिकों की भर्ती करते रहे, लेकिन दमारी गुस्से में पीछे नहीं हटी। वह चाहती थी उनमें से सभी मर जाएं। गांव के पुरुष अंततः महान मछली को पराजित करने में सफल हो गए और उनमें से एक ने माबारो को महान मछली के पास पकड़ लिया। छोटी विश्वासघाती, उसने कहा, और उसने एक भाला उसके दिल में घुसा दिया जो भी अंदर चला गया। महान मछली, दोनों ने जोर से चिल्लाया, जो गुस्से में भरी दमारी तक पहुंचा जो हिंसक तरीके से लड़ रही थी। उसने पलटकर देखा तो उसके सांसारिक रिश्ते की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। महान मछली ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही बुरी तरह घायल था जब दमारी उनके पास माबारो के पास पहुंची और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मुलायम बालों छूते हुए वह मर गई और महान मछली ने अपनी आखिरी सांस का मातम मनाया। दामरी की आंखों में आंसू भर आए। एक ही दिन में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। जब दो पूंछ वाले मरमेन ने देखा कि वे जीत नहीं रहे हैं तो उसने अपने मरमेन लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया और दामरी को और भी अधिक नाराज कर दिया। वह मुड़ी और खड़ी हो गई, अपने हाथ उठाते हुए। उसके पीछे पानी से एक शक्तिशाली लहर उठी और जैसे ही उसने अपने हाथ गिराए यह उस पर और किनारे पर सभी गांव के पुरुषों पर गिर गई, जिससे उनमें से हर एक की मौत हो गई। तब से दामरी को फिर कभी नहीं देखा गया। नदी का रंग दो अलग अलग रास्तों वाली मिलाने वाली रंगों में बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह गिरने वाले गांव के पुरुषों और मरमेन का खून है, जबकि कुछ कहते हैं कि यह दामरी की आत्मा है। भूमि और जल की आत्मा अभी भी नदी के अंदर मंडरा रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई। कृपया हमारी मदद करें, सेव बटन पर क्लिक करें, टिप्पणी करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस कहानी का एक विस्तृत ई बुक पसंद करेंगे तो यह जल्द ही मुफ्त में उपलब्ध होगा।